है। और जैसे कि अभी संदीप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी पुराने रह चुके हैं मार्केट में। वो बताएंगे कि कई बार मार्केट जो है ना सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए होता है, बिकॉज इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं ग्लोबल मार्केट से। नेटो और यूएस और यूके ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि रशिया विड्रॉ नहीं कर रहा है, इनफैक्ट बढ़ा रहा है अपनी आर्मी। अभी कुछ मोटार फायरिंग की भी बात आई है। रशिया कह रहा है कि हमने डीएस्केलेशन किया है। जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाएंगी, ट्रेडर्स को बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि विपसॉट हो जाएंगे दोनों तरफ। देखिए आज सुबह पॉजिटिव खुलने के बाद काफ़ी शार्प फॉल आया, उसके बाद रिकवरी आई, तो इस समय चीज़ें थोड़ी वॉलेटाइल हैं। संदीप, आप कैसे देख रहे हैं इसको? अभी हमने डेटा पॉइंट देखा था कि लास्ट 15-20 सालों में जब जब बड़ी जियोपॉलिटिकल इश्यू हुई है, तो वहाँ से अगर आप 1 मंथ रिटर्न देखें, 3 मंथ रिटर्न देखें और 6 मंथ रिटर्न देखें तो पॉजिटिव थे, लेकिन 1 वीक 10 डेज काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। तो क्या हम उसी तरह की सिचुएशन में हैं जहाँ बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी शायद इन्वेस्टर्स के लिए ठीक रहे, बट ट्रेडर्स को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? या जो आप कह रहे हैं बिल्कुल क्या है, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल है। कोई कैसे प्रेडिक्ट करे कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है? अगर एक दिन मार्केट 500 पॉइंट गिरता है, फिर अगले दिन ही 500 पॉइंट चढ़ जाता है, और इस तरह की वॉलेटिलिटी में ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो जैसे आपने स्टार्ट किया था, काफी समय ऐसे होते हैं कि जब आपको बैठ के बस देखना होता है। पैसे बनाने के इनफ मौके मिलते हैं मार्केट में, लेकिन ऐसे मार्केट में जब आप कोई जज ही नहीं कर पा रहे, मतलब जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, तो फिर आप एक तरह से ब्लाइंड प्ले कर रहे हैं। क्योंकि रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, उसका हमें कुछ पता नहीं। हमें फैक्ट ये पता है कि एक इन्फ्लेशन का जो स्केयर है वो एक रियल स्केयर है। अगर हम देखें, इतनी सारी न्यूज़ फ्लो आया, ईरान डील की भी बात आई, फिर भी ब्रेंट जो है 94 पे है। आज भी इंडिया में प्राइसेस जो है वो $75 के हिसाब से चल रहे हैं। तो काफ़ी, तो अगर मार्केट्स में अच्छी खासी करेक्शन आ गई होती है इंडिया में, जो कि नहीं आई है, काफ़ी सारे मार्केट्स में आ गई है, इंडिया में नहीं आई है, तो हम कह सकते थे कि ठीक है। अगर मार्केट एक, क्योंकि कुछ समय होता है कि जब सब कुछ फैक्टर इन हो जाता है प्राइस में, तो फिर आप खरीदते हैं, चलिए छोड़िए, जो भी होगा अगले 8-10 दिन में देखा जाएगा। लेकिन इंडियन मार्केट्स में ऐसी गिरावट आई नहीं है। जब भी गिरावट आने की कोशिश होती है तो इमीडिएटली मार्केट वापस रिवाइव हो जाता है। तो वो एक वैल्यूएशन का जो कंफर्ट है, वो इतना कंफर्ट नहीं है मार्केट में। तो आप अगर देखें तो रोटेशन टाइप हो रहा है मार्केट में। कुछ सेक्टर्स 2-4 दिन चलते हैं, जैसे जनवरी में फाइनेंशियल्स चले, तो इस महीने फाइनेंशियल्स गिर रहे हैं। कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स जो गिरे थे जनवरी में, उनमें थोड़ा सा रिवाइवल आ गया है। तो इस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही है। ओवरऑल मार्केट एक तरह से डायरेक्शनलेस है। तो अ, मेरे हिसाब से जो कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, और जो रीओपनिंग ट्रेड्स हैं उस पे नजर रहनी चाहिए। और जैसे मार्केट, जिस भी दिन मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, उस दिन अपॉर्चुनिटी देख के निवेशकों को पैसा डालना चाहिए। आपने बोली कि जब बड़ी गिरावट आती है, जब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आ जाए, इवन इफ अगर आप पोजिशनल ट्रेडर भी हैं, तब आप ज़्यादा हंट करें। कंपल्सिव एक्टिविटी के चक्कर में आप सक इन मत होइए, क्योंकि ये समय आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरे 1-2 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे संदीप। वो ये है कि इतना ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई है लास्ट 1 साल में, यूएस इंटरेस्ट रेट्स हाइक करेगा, टेपर को क्लॉ बैक करेगा। आपको लगता है कि किस हद तक यूएस रेट हाइक सब धीरे धीरे फैक्टरिंग होना शुरू हो गया है, या आपको लगता है कि जब एक्चुअल इवेंट होगा तो थोड़ा जिटरीनेस होगी? नहीं अजय, एक्चुअल इवेंट होगा, और जब सेंट्रल बैंक अपने बैलेंस शीट को कम करना शुरू करेंगे, तब उसका जरूर असर सारे मार्केट्स पे होगा। तो स्टॉक मार्केट्स पे होगा, स्पेशली सबसे ज्यादा क्रिप्टो मार्केट्स पे होगा, जहां मुझे लगता है काफी गिरावट और आएगी। और जहां जहां अर्निंग्स नहीं है, उधर उसका असर और ज्यादा होगा। क्योंकि अब तक सिर्फ बात चल रही है। अभी भी फरवरी में भी यूएस सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व अभी भी अपना बैलेंस शीट एक्सपैंड कर रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक अभी भी अपना बैलेंस शीट एक्सपैंड कर रहा है। तो ऐसे नहीं है कि एक्सपेंशन बंद हुआ, वो मार्च से शुरू होगा कम होना, और बाद में एक्सेलरेट होगा। क्योंकि इस तरह लोगों को एक्चुअली जनरली जो व्यू होता है लोगों का बुलिश होता है, कि वो रिटेल इन्वेस्टर जनरली बाय साइड रहते हैं। लेकिन जो रिस्क है वो हमें रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि यूएसए में ऐसा इन्फ्लेशन 40 साल के बाद आया है। और वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, प्रेसिडेंट है, उनकी पॉपुलैरिटी इस चक्कर में कम हो रही है।
और अभी उनका क्लियर मैंडेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। तो अगर वो बहुत एग्रेसिवली कंट्रोल करना चाहेंगे तो उसका असर सारे ग्लोब में रहेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि पॉजिटिव होना में गलत है, लेकिन अपने प्राइस ढूँढिए, समय लीजिए, धीरे-धीरे निवेश कीजिए, वही बेटर स्ट्रैटेजी है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आज 18 स्वदेश का आप समय दे रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि ट्रेडर्स के लिए मुश्किल है, कई बार एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है, आप बिल्कुल कॉर्नर में बैठ जाए, इस समय देखें बाजार के अंदर हो क्या रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देता है। इसमें क्या होता है, जो बुरे शेयर है ना, वो अपने आप ही फिल्टर लग के और नीचे चले जाते हैं और अच्छे शेयर टिके रहते हैं। ये अच्छे शेयर वाली कैटेगरी में कोई शेयर आप बता सकते हैं क्या, ये अच्छे शेयर है? या जैसे अभी गवर्नमेंट का बजट में और जैसे नतीजे आए, तो उसमें कुछ क्षेत्र मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा करेंगे। जैसे मुझे लगता है कि होटल्स का क्षेत्र बहुत अच्छा करेगा, जैसे ओपनिंग अप हो रही है, मैरिज फंक्शंस मतलब इवेंट्स होने शुरू हो गए हैं होटल्स में, ऑक्यूपेंसीज़ बढ़ गई है। अगले 3-4 साल में इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं आएगी, तो इंडियन होटल जैसा स्टॉक मुझे लगता है अगले 2-3 साल में जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसके लिए बहुत अच्छा करेगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो कुछ कंस्ट्रक्शन कैपिटल गुड्स में ऐसी कंपनीज हैं, जैसे एक हम कंपनी होल्ड करते हैं वीए टेक वेबाक करके, उनके नतीजे बहुत अच्छा है, उनके ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और उनका कैश फ्लो इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन हार्डली 10 से 1 टाइम है अगले साल के अर्निंग्स पे। तो ऐसे ये कंपनी पे मैं बुलिश हूँ। तो ऐसे ही दूसरे रीओपनिंग ट्रेड्स हैं, उसमें टाइमिंग लोग कर सकते हैं, धीरे-धीरे कर सकते हैं। जैसे जो मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्सेज़ में मुझे लगता है कि अब एक और वेव आएगा और वापस बंद होगा या नहीं, ये हम में से कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। लेकिन एज़्यूमिंग कि अ, अभी यहाँ से धीरे-धीरे रीओपनिंग का ट्रेड इम्प्रूव ही होते जाएँगे, तो मुझे लगता है जो मल्टीप्लेक्स दोनों ऑपरेटर्स हैं, पीवीआर है, आइनॉक्स है, ये दोनों काफ़ी अच्छा करेंगे। संदीप, हाय, गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। जिस तरह से हम देख रहे हैं बाजार में उतार चढ़ाव तो ज़रूर नज़र आ रहे हैं और ऑफ कोर्स ग्लोबल कंसर्न्स हैं, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम देखें, आज बिकवाली ज़्यादा हावी होती हुई वहाँ पर नज़र आ रही है। करंट सिनेरियो जो देख रहे हैं, 2 दिन पहले अगर ये कंसर्न्स जो हैं वो नज़र आते या फिर वो कंसर्न्स बड़ी तेज़ी से फॉलो अप होते हुए दिखते, तो क्या लगता है बैंक निफ्टी की तस्वीर जो आज हम देख रहे हैं, इसी तरह का कुछ मोमेंटम या इसी तरह के कुछ सिचुएशंस नजर आती 2 दिन पहले भी? जी हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पेशली क्या हुआ है, क्योंकि जनवरी से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो काफ़ी रिटेल ट्रेडर इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में बना हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी साल की शुरुआत से अगर आप देखिए तो ऊपर है, जबकि मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। तो काफ़ी ट्रेडर इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे अभी भी बैंक निफ्टी में है, क्योंकि जिन्होंने पहले खरीदा वो अभी भी पैसे में है। तो वो एक रिस्क बढ़ा देता है, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो काफ़ी हाई बीटा होते हैं, तो जब भी करेक्शन अच्छा खासा आता है, जैसे हमने मंडे को देखा तो इतनी बड़ी गिरावट आई बैंक निफ्टी में, तो उस हिसाब से ये एक सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर है, स्पेशली अगर बॉन्ड्स में एक वापस सेल ऑफ आता है इंडिया में, जो कि आरबीआई एमपीसी की कमेंट्री के बाद बॉन्ड्स काफ़ी स्टेबलाइज हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गिरावट आने के चांस हैं। तो थोड़ा बैंक निफ्टी मुझे लगता है ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, अभी भी डाउन साइड है और नियर टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रहनी चाहिए बैंक निफ्टी के मुकाबले। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून संदीप, प्रियंका यार, एक व्यू आपका, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज भी आपसे समझना चाहेंगे। ऑटो स्पेस पर अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जेपी मॉर्गन का भी व्यू आया टाटा मोटर्स पे, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, अब ये जो एक मैटर है, अब एक टेलविंड की तरह लगता है। और इनफैक्ट क्रिसल की भी एक रिपोर्ट जहाँ पे उन्हें लगता है कि कमर्शियल व्हीकल्स के वॉल्यूम में FY22 में लगभग 20% तक बढ़ सकते हैं। तो इस पूरे स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पीछे कई सारे इनके मैटर्स थे, अब क्या लगता है ये टेलविंड हो गए हैं और यहाँ पर जहाँ, क्योंकि सप्लाई की वजह से जहाँ जहाँ भी डिमांड इंपैक्टेड हो रही थी, अगर सप्लाई सुधर जाती है, अगर इनके सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, तमाम दूसरे रॉ मटेरियल की जो सप्लाई शॉर्टेज थे वो कंसर्न्स ठीक हो जाते हैं, तो ये सेक्टर अब जो एक सप्रेस्ड ग्रोथ दिखा रहा था लास्ट पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से, वो वहां से अब एक मोमेंटम दिखा सकता है। या बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये एक क्षेत्र है, उस सेक्टर है जिसको एक हम कह सकते हैं परफेक्ट स्टॉर्म आया था पिछले साल, कि डिमांड थी, वो बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि सेमीकंडक्टर के इश्यूज थे, सप्लाई इश्यूज थे, और ऊपर से कमोडिटी प्राइसेस इतने ज़्यादा चढ़ गए कि
जो वॉल्यूम आने चाहिए थे वो वॉल्यूम नहीं मिल रहे, और वॉल्यूम नहीं मिलने के साथ साथ प्राइस, रॉ मटेरियल प्राइस इतने बढ़ गए कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और इम्पैक्ट आ गया। तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी नेगेटिव हो गया और रॉ मटेरियल प्राइस का इम्पैक्ट भी हो गया। इस साल दोनों चीजें पॉजिटिव टर्न हो सकती हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं और सेमीकंडक्टर इश्यूज स्टेबलाइज हो रहे हैं, और एक अंडरलाइन डिमांड ट्रेंड अच्छा है। लेकिन बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के मुकाबले जहाँ पे स्लो डाउन हम देख रहे हैं, ऑटो क्योंकि पिछले साल नहीं चला तो इस साल लोग अभी भी खरीदना चाहते हैं, और इंटरेस्ट रेट अभी भी काफी ठीक ठाक है ऑटो लोन वगैरह के लिए। तो मुझे लगता है कि ये साल ऑटो कंपनीज में आउट परफॉर्मेंस आने का चांस काफी अच्छा है। तो इसमें मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा दो कंपनीज हैं जो हम भी होल्ड करते हैं। टाटा मोटर्स मुझे इस प्राइस पे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है क्योंकि उसमें ईवी स्टोरी कुछ ज़्यादा ही बिल्ड इन हुई है, अभी उसके रिजल्ट्स आने में कुछ समय लगेगा। टू व्हीलर्स में हमें मौका देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बोला आपने कि मारुति इस समय इनफैक्ट 68 का 8000 प्लस लास्ट 2-3 महीने में काफ़ी होता गया। जैसे जैसे उनका प्रोडक्शन कट का जो वॉल्यूम फिगर है वो श्रिंक करता गया, नॉर्मलाइज होता गया, स्टॉक अच्छा रिकवर होता गया और वो अंडरवुन भी था। संदीप, एक मैटर पे आपका व्यू लेना चाहेंगे। देखिए, आज हाइड्रोजन पॉलिसी भी अनवेल हो रही है, फर्स्ट पार्ट पावर मिनिस्टर ने बोला है, और ग्रीन हाइड्रोजन को लेके बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स, रिलायंस, अदानी ग्रुप, JSW बात करते आए हैं। बहुत केमिकल कंपनीज भी उससे इम्पैक्टेड होती हैं क्योंकि वो इनपुट प्रोवाइडर्स हैं। कुछ कैपिटल गुड कंपनीज ने भी उनके बारे में, आपने इस मैटर पर स्टडी किया है क्या, या आप उसको प्ले करना चाहते हैं, या आपको लगता है ये थीम अभी फैंसी है बट नंबर्स में कन्वर्ट होने में बहुत समय लगेगा? या जी, इसको कन्वर्ट होने में बहुत समय लगेगा। कोई भी जाके सीरियसली इस चीज को स्टडी करेगा, द वायबिलिटी है ग्रीन हाइड्रोजन की, अभी भी जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उसके हिसाब से, जो इलेक्ट्रोलिसिस का टेक्नोलॉजी है जो हाइड्रोजन को सीधा पानी से अलग कर देगा, उन सब टेक्नोलॉजीज को अगर आप जाके स्टडी करेंगे तो अभी भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो बहुत ज्यादा सब्सिडी के साथ ही ये वायबल हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी ये दी है, सोलर पैनल्स पे दी है सब्सिडी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे दी है, लेकिन इस पे आज के दिन भी सब्सिडी देना बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और लार्ज स्केल पे ग्रीन हाइड्रोजन अभी भी इतना सक्सेसफुल कहीं भी वर्ल्ड में नहीं है। बहुत सारी कंपनीज काम जरूर कर रही हैं लेकिन अभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है इसमें समय लगेगा, 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। तो इसलिए इसको आज के दिन पे कंपनी के स्टॉक प्राइस पे बिल्ट इन करना मुझे लगता है गलत रहेगा। तो और अगर कोई बिल्ड करके को प्ले करने की कोशिश भी कर रहा है तो इवेंचुअली उसको लगेगा कि ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। आज एक ना जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी संदीप, जिसमें ये कहा गया कि जो टाटा मोटर्स है उसमें 600 650 के टारगेट आ सकते हैं। उनकी कवरेज भी शुरू हुई है, और ये पहली रिपोर्ट नहीं है, इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो कि टाटा मोटर्स में कह रही हैं कि हाँ वो बढ़त वाले अच्छा दिख सकता है, बट शेयर 500 रुपये की रेंज में फंसा हुआ है। ये मार्केट के डायरेक्शन को क्लियर होने का वेट है, या फिर शेयर के अंदर अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? इसके लिए तो सब कुछ ही पॉजिटिव है ना। ये तो ऐसे सेगमेंट के अंदर जा रहा है जिस सेगमेंट में ग्रोथ ही ग्रोथ है, ई व्हीकल्स में जा रहा है। एयर इंडिया इन्होंने टेक ओवर कर ली। एयर इंडिया का रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए टाटा मोटर्स होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी में से एक है, बड़ी कंपनी है ये। तो फिर टाटा मोटर्स चल क्यों नहीं रहा? देखिए, टाटा मोटर्स बहुत ओवरऑन स्टॉक हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट बहुत है, ट्रेडर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर आप देखिए तो सब लोग ही पॉजिटिव हैं टाटा मोटर्स पे। तो जब ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो कंपनी में परफॉर्मेंस आनी चाहिए। अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो अगले आप पिछले कुछ क्वार्टर्स देखिए, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। प्रॉफिट के अगर आप प्रॉफिट देखें कंटिन्यूसली वो अंडर परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट पॉजिटिव कमेंट्री देता है लेकिन इसलिए स्टॉक टिका रहता है। तो मेरे हिसाब से ईवी स्टोरी लॉन्ग टर्म में जरूर हो सकती है टाटा मोटर्स में, लेकिन शॉर्ट टर्म में JLR में डिमांड इश्यूज रियल है। चाइना में जो स्लो डाउन हो रहा है उसमें कंज्यूमर डिमांड स्लो डाउन इतना ज्यादा है कि वहां पे वॉल्यूम इम्पैक्ट हो रहे हैं। यूरोप में वॉल्यूम इम्पैक्ट हो रहे हैं। US मार्केट फिर भी ठीक है। तो और एक्चुअली कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि ये पूरा डेट फ्री हो जाएंगे 2-3 साल में। तो डेट फ्री होने के लिए कैश फ्लो चाहिए, वो कैश फ्लो आज के दिन पे तो दिखते नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिपोर्ट किस तरह से एनालिसिस कर रही है। मुझे लगता है इस समय टाटा मोटर्स थोड़ा ओवर वैल्यूड स्टॉक है, इसमें करेक्शन आएगा तभी अपॉर्चुनिटी है। इस प्राइस पे मैं बायर नहीं रहूंगा।
ऑलराइट संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अपना नज़रिया हमें बताने के लिए। तो क्लियरली टाटा मोटर्स पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, जेपी मॉर्गन ने मौजूदा लेवल से 26% के अपसाइड तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। कवरेज इन्होंने शुरू किया और कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि पॉजिटिव यहाँ पर नज़र फिलहाल ज़रूर आ रहा है। डिविजन्स जो इनके काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डेट रिडक्शन पर फोकस है कंपनी का लगातार। पीवी सेगमेंट में मार्केट्स जो हैं, मार्केट शेयर की अगर पर्टिकुलरली बात करें वो लगातार बढ़ता हुआ दिखा। ऑफ कोर्स